नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। चिराग को झटका वो इसलिए क्योंकि कल तक जो चिराग पासवान एनडीए की मुश्किलें बढ़ा रहे थे, अब वो खुद मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव से ऐन पहले खगड़िया में एलजेपीआर के 38 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। सामूहिक तौर पर इस्तीफा, एक साथ इस्तीफा दिया। इस फैसले ने चिराग पासवान की अगुवाई वाली पार्टी में हलचल तेज कर दी है। चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में एनडीए और खास तौर पर नीतीश कुमार का खेल खराब कर दिया था। अकेले चुनावी मैदान में उतरना पड़ा था। 137 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज एक सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रहे। इस बार भी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहने को तो वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन कभी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं तो कभी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज पार्टी की तारीफ करते हैं, सरकार की परेशानी बढ़ाते हैं। बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ चुका है। दरअसल अब चिराग पासवान पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था इन दिनों बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें विपक्ष तो सरकार को, एनडीए को घेर ही रहा है। अब चिराग पासवान के लिए भी कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन गया है और यही वजह है कि कानून व्यवस्था पर भी वो लगातार प्रश्न चिन्ह सरकार से करते नजर आ रहे हैं। राज्य प्रशासन की नाकामी का खुला आरोप अब चिराग पासवान अपने कई सार्वजनिक मंचों से लगा रहे हैं। कानून व्यवस्था में गिरावट का सीधा सवाल कर रहे हैं और एक बड़ी चुनौती प्रेशर पॉलिटिक्स की भी है। दरअसल विधानसभा में 243 सीटों पर, यानी सभी विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। नए गठबंधन की रणनीति पर भी अटकलें तेज हैं। प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी की तारीफ करते अब नजर आते हैं चिराग पासवान। तो क्या अब वो एनडीए की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? रणनीतिक सहयोग से नए समीकरण की कोशिश में जुटे हैं क्या चिराग पासवान? और एनडीए गठबंधन संबंधित भी एक अटकलें हैं। जेडीयू से मतभेद और बीजेपी से असमंजस है। दरअसल जेडीयू से, क्योंकि आपको याद होगा 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब खुलेआम सरेरा चिराग पासवान कहते थे कि सरकार आएगी तो नीतीश कुमार को जेल भेजने का काम करेंगे। तो मतभेद जेडीयू से तो रहे, लेकिन बीजेपी से असमंजस की स्थिति है। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन पर दबाव बनाने की पॉलिटिक्स भी हो रही है। तो देखिए 243 सीटों, यानी सभी विधानसभा सीटों पर अब जो चिराग पासवान ने ऐलान किया, लेकिन अब दूसरी तरफ अब सवाल ये भी है कि क्या वो खुद अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं? उनकी पार्टी के पदाधिकारी, उनके पार्टी के नेता क्या उनसे खुश नहीं है? क्या पार्टी के अंदर एलजेपीआर में अंतरकलह की स्थिति बन गई है? क्या दो फाड़ अब पार्टी के होने वाले हैं? क्योंकि वही खगड़िया जहां पर पार्टी की नींव रखी थी, वहीं से ही अब पार्टी की टूट भी शुरू हो रही है। एलजेपीआर के 38 नेताओं ने इस्तीफे देने पर जहां एक तरफ बीजेपी ने इसे चुनाव से पहले सामान्य बताया है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, तो वही जेडीयू ने चिराग पासवान को हिदायत दी है। इसको लेकर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि ये चुनाव के पहले लगा रहता है, पार्टियों में लोगों का आना जाना, तो इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यहाँ से कोई छोड़ के गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उतने ही आ जाएंगे। चिराग जी का यह कहना है बिहार में कुछ गलत हो रहा है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। निश्चित तौर पे वो जनप्रतिनिधि हैं और उनको चुप रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन चिराग जी गठबंधन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें यह बात मानकर चलना चाहिए कि बिहार में माननीय सरकार, वर्तमान सरकार बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से शासन चलाने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार लगातार वृद्धि कर रहा है। देखा होगा, डेटा पेश किया गया है और हम लोग देश के सबसे तीव्र गति से प्रगति करने वाले राज्य हैं। चिराग जी को इन बातों का ख्याल रखते हुए कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि गठबंधन के विश्वसनीयता पर आंच आए। तो देखिए अब तक जो एनडीए की मुश्किलें चुनाव घोषणा के बाद खड़ी करते नजर आ रहे थे चिराग पासवान, क्या अब वो खुद मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं? इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी के करवा देती हूँ। प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार रंजन जी, प्रवक्ता आरजेडी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी का मैं स्वागत भी करना चाहती हूँ। और इसी के साथ बीजेपी की तरफ से पहला सवाल, राकेश पोद्दार जी, आप इससे सवाल पहला कि क्या ये अब मुश्किलें बढ़ाने का काम हो रहा है?
पहले तो चिराग पासवान ये कहते हैं कि अकेले दम पर हम पार्टी में चुनाव लड़ेंगे, राज्य में चुनाव लड़ेंगे, 243 की 43 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और अब वो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने लग गए हैं। इधर बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई आना जाना तो लगा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी आने जाने से। पहली बार चिराग पासवान जी ने 7 जुलाई को कहा कि मैं 243 सीटों पे लड़ूंगा, यानी एनडीए गठबंधन लड़ेगी, एनडीए गठबंधन को मजबूती के साथ हम चुनाव लड़वाने का काम करवाएंगे, उन्होंने कहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा सर, एक मिनट, उन्होंने ये कहा था कि हमारी पार्टी यानी मैं, जो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम चुनाव लड़ेंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि हाँ, हम सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि 243 सीटों पे एनडीए यानी सभी विधानसभा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। ये सुन लीजिए, उनका बयान में तारीख बता दूंगा, समय भी बता दूंगा मैं, इसीलिए मैंने कोट किया कि 7 जुलाई का उनका बयान था। उन्होंने कहा था कि 7 जुलाई को कि मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ूंगा, एनडीए में वो हैं, बने हुए हैं, राष्ट्रीय जनता गठबंधन में बने हुए कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा, यानी सभी कर रहे, जीतन राम मांझी जी भी कर रहे हैं 243 पर हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि मतलब मजबूती के साथ हम सभी लोग 243 पर चुनाव लड़ेंगे। सभी पार्टी का अपना पार्टी है, और पार्टी हमेशा अपने संगठन को लेकर 243 38 जिला, विधानसभा, लोकसभा में मजबूती के साथ अपना मजबूत करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं। उसके भारतीय जनता पार्टी ने भी आज मजबूती के साथ, हम लोगों ने बूथ स्तर तक कमेटी बनाई है, चाहे लोजपा ने बनाई है, चाहे जीतन राम मांझी जी ने बनाया, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं चिराग पासवान लगातार। देखिए, कानून व्यवस्था पर जो सवाल वो कर रहे हैं, हमारे एनडीए के साथी हैं और बताने का काम करते हैं। माननीय नीतीश जी को कहते हैं कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है, इनको ठीक कीजिए, और वो इस बात को भी कहते हैं कि बिहार के अंदर सुशासन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, साथ में दोनों बात बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था अगर खराब है तो सुधार करने की भी बात कर रहे हैं कि सुधारा भी जाए, और मैं नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार है कहने की बात करते हैं ना, ऐसे तो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, अगर एक परिवार में रहते हैं, अगर मान लो खटपट भी होती है तो बताने का काम करते हैं, उसको सुधार करने का काम किया जाता है। विनीत जी का रुक कर लेती हूँ। विनीत जी, हाँ, जिस तरीके से एनडीए का साथ देने की बात अभी, हालांकि राकेश पोद्दार जी कह रहे हैं कि भाई वो हमारे साथी हैं, और अगर वो सुधार की बात करते हैं तो भी स्वीकार्य है, तो भी सुधार कर लेंगे नीतीश कुमार, तो ये कोई गलत नहीं है। लेकिन अब जो मुश्किलें बढ़ा रहे थे, अब वो खुद मुश्किलों में गिर रहे हैं। खगड़िया से 38 नेताओं का एक साथ इस्तीफा दे देना, ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। ये क्या मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पार्टी में सब कुछ सही नहीं है? खगड़िया तो घर माना जाता है जहां से नींव रखी गई थी एलजेपीआर की। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी पैनलिस्टों को। आपको भी सर। देखिए, अपने शुरुआती उद्बोधन में एक के बाद कई सवाल पूछ दिए मेरे पार्टी और मेरे नेता के बारे में, तो मैं 1 मिनट में क्रमानुसार उस सारे सवालों का जवाब देता हूं ताकि कोई असमंजस की स्थिति ना रहे। देखिए, जब आप गठबंधन में रहते हैं तो आप एक वॉच डॉग का काम करते हैं, एक सजग घटक दल का काम है कि सरकार से अगर मान लीजिए कोई चीज छूट जा रहा है तो उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि पैनल में बैठा हुआ हर प्रवक्ता या हर पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहता है कि बिहार और बिहारियों का उत्थान हो। तो चिराग पासवान जी ने अगर कानून के बारे में बात कहा है तो उसी के मद्देनजर बात कही है। दूसरी बात आती है पीके के बारे में। देखिए, पीके एक वैकल्पिक व्यवस्था लेके आने की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि बिहार में, जैसे इंग्लिश में कहावत है, मोर द मेरियर। तो जितना लोगों के पास जितना विकल्प होगा उतना बेहतर होगा। इसके मद्देनजर इसके बाबत चिराग पासवान जी ने यह बात कही थी। तीसरी बात आती है कि खगड़िया से, बिल्कुल आपने सही कहा कि रामविलास पासवान जी जो हमारे दिवंगत नेता है, सरबन्नी से आते थे, जो खगड़िया जिला में आता है, वहां से 37 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। क्या है मनीषा जी कि चुनाव आता है तो महत्वाकांक्षा जो है ना थोड़ा उफान पे आ जाता है, और मन मुताबिक अगर चीज ना हो तो उसके अनुसार लोग क्या करते हैं कि चीजों को छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं। हम उनको ऑल द बेस्ट कहेंगे, और हमने कहा कि चिराग पासवान बिहार और बिहारियों की ही बात करेंगे तो जो हमारे विजन के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारी पार्टी के साथ लंबे समय तक चलता है। जो अपने महत्वाकांक्षा के पूर्ति हेतु आता है ना मनीषा जी, वो थोड़े समय के लिए रहता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो हम ऐसे लोगों के लिए कुछ कह नहीं पाएंगे, बस उनको ऑल द बेस्ट जैसे मैंने कहा है, उनको शुभकामनाएं देंगे। तो आकलन होगा ना पार्टी के अंदर, आकलन तो होगा कि क्यों पार्टी के कार्यकर्ता या क्यों पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं पार्टी का साथ, वो भी चुनाव से ठीक पहले। मनीषा जी, आकलन के बाद ही मैंने ये बयान दिया है कि आकलन में ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया जिससे कि पार्टी
के प्रति किसी को उदासीनता हो, अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, उनके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही है, पार्टी में कोई उनको एश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने एक नया आशियाना तलाश करने की कोशिश की है। तो शुभकामनाएं उनके साथ है। ठीक है, राजकुमार रंजन जी का रुख कर ले। तो राजकुमार जी, ये एनडीए के बीच में सब कुछ ऑल ओके नजर आता है, सब कुछ सही नजर आता है, किसी प्रकार की कोई खटास या अंतरकलह की तो कुछ तस्वीर नजर नहीं आती है। ये चिराग पासवान एक तरफ प्रधानमंत्री का हनुमान बता रहे थे, फिर अचानक से कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आने लगे हैं। अब उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी है वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। मनीषा जी देखिए, चिराग पासवान आदरणीय माननीय मंत्री हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि वह सुविधा भोगी और अवसरवादी पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए, उनके अतीत में जाएंगे तो आप 2-3 उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। एक समय था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब कहीं से चयनित नहीं हुए थे तो लालू जी ने उनको राज्यसभा एमपी से भेजा था, जिसके माध्यम से उनका जो रिहायशी था जहां रहते थे वह क्वार्टर बच पाया था। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एनडीए से जब निकाले गए तो उनको घर से निकाल दिया गया था और स्वर्गीय रामविलास जी के फोटो लेकर वह बाहर निकले थे रोते हुए। फिर भी वह मोदी जी के हनुमान हैं। तो यह तो उनके विवेक पर निर्धारित होता है कि वह क्या है और क्या सोचते हैं। लेकिन इन संदर्भ में 2-3 बातें मुझे कहनी है। देखिए, चिराग पासवान एक हवाई यात्रा वाले लीडर हैं। वो हवाई यात्रा करके बिहार आते हैं, अच्छा, और उसी क्रम से बिहार से निकल भी जाते हैं। बिहार के जन सरोकार से उनको कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी की बलात्कार और हत्या हो गई, उसके संदर्भ में मिलने तक नहीं गए। वह बार बार यह कहते हैं कि बिहार बुला रहा है। अरे बिहार रोक कौन रहा है आपको? आपका राज है, आप आइए, बिहार बुला रहा है। तो ये कहने से काम नहीं चलता है। बिहार के संघर्षों में, आम जनता के जनहित के कार्य में उनको आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप लीडर बन सकते हैं। एसआईआर का इतना बड़ा मुद्दा बिहार में चल रहा है, आप देखिए उसमें सबसे ज्यादा जो विक्टिम होंगे वह जाहिर तौर पर 85% दलितों के पास जमीन नहीं है। वो लोग वो जो 11 सूची मांगा गया, कहां से जमीन लाएंगे, कागजात लाएंगे? ठीक है, आप ऐसे मुद्दे पर जनता के सरकार कर रही हूँ। मनीषिका, स्वाभाविक है कि ऐसे समय में जब जन सरोकार के मुद्दे पर नहीं जुड़ेंगे तो आपके साथ जो पार्टी में संघर्षकारी जो दलित हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है वह आपके पार्टी छोड़कर जाएगा। वही हो रहा है। यानी मूलभूत मुद्दों से ना जुड़ना वो आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को भा नहीं रहा है, इसीलिए यही वजह है कि चिराग पासवान से उनके जो नेता हैं वो अलग हो रहे हैं। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं, ठीक है। आप जब पार्टी के मूल मनीष कुमार जी, ठीक है, मनीष कुमार जी, क्या मैं आ रही हूँ सर आपके पास, लेकिन मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, क्या ये एनडीए की मुश्किल बढ़ा नहीं रहा है? क्या ये एनडीए को लेकर एक दो फाड़ की मैसेज नहीं दे रहा है राजनीतिक स्तर पर कि चिराग पासवान अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको लेकर भी वो कानून व्यवस्था पर घेरते हुए नजर आते हैं कई मंचों से? देखिए, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है और पूरे बिहार में एनडीए का जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य था, 25 से 30 फीट से नीतीश। जहां तक सवाल अपराध का है तो माननीय चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं और मोदी जी के कैबिनेट में हैं। गृह मंत्री अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और बिहार से नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री। उन लोग ही एनसीआरबी के डाटा के अनुसार देश में किस राज्य में कितना अपराध है वो डाटा पेश करते हैं। तो हमें तो ये उचित तो लगता है कि एक बार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को इनसे मिलना चाहिए और राज्य बार जो बिहार देश में अपराध घटती है उसका डाटा उनसे एक बार देख लेना चाहिए कि बिहार अपराध के मामले में कहां खड़ा है। कहां खड़ा है? अपराध कहां खड़ा है बताइए, कहां खड़ा है? कई राज्यों से तो जुलाई में जो लगातार आपराधिक घटनाक्रम हुए हैं, ये क्या था फिर? आप इनको डिफेंड करेंगे? एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे कि बिहार में हत्या होती है तो सीधे कहते हैं नीतीश कुमार जी सुशासन फेल है, सुशासन नाम का चीज नहीं है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के घर में घुसकर हत्या हो जाती है तो वहां क्यों नहीं बोला जाता है कि सुशासन फेल है?
सर करनी सेना के नहीं, अध्यक्ष को हम घर तो पे- सवाल करते ही हैं, हम तो सवाल करते ही हैं ना। एक मिनट, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं ना। हाँ। जब अपराध का मेजरमेंट एक है कि कहीं किसी की हत्या होने पर सुशासन फेल है, तो अन्य राज्यों में अगर हत्या हो रही है तो वहां की भी चर्चा का विषय क्यों नहीं होता है कि वहां सुशासन फेल है? राजस्थान में कभी सेना के अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, नहीं चर्चा होती है। यूपी में जो कोर्ट में पेश होने जाते हैं उन्हें कोर्ट में छलनी कर दिया जाता है, ये चर्चा नहीं होती है। झारखंड में हत्या हो रही है। नहीं, चिराग मैं कह रहा पासवान हूं आपके सहयोगी दल हैं। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, और इसीलिए सवाल है कि चिराग पासवान खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। वो भी नहीं बोलते महाराष्ट्र के लिए। हाँ। मैं ये कहा कह रहा हूं कि चिराग पासवान जी हमारे एनडीए के हिस्सा है। मैं तो कह रहा हूं पूरे बिहार में मेरा सम्मेलन हुआ है। हाँ। और उस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य 25 से 30 फीट से नीति। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि हम अपराध पर जब बात करेंगे कि अपराध में बिहार कहां है, और वो केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह जी से मिलना चाहिए, नित्यानंद राय जी से मिलना चाहिए, और डाटा पे एक बार चर्चा करना चाहिए कि बिहार कहां खड़ा है। अगर बिहार में गोली चलकर किसी की हत्या होती है तो सुशासन फेल है, तो किसी और राज्य में अगर हत्या होती है तो वहां भी सुशासन फेल होना चाहिए। ये दो मापदंड नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना। हाँ। हमारा ये कहना है कि ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब चिराग पासवान की गलती है कि वो आप लोगों को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं। उन्हें फिर महाराष्ट्र पर भी चर्चा करनी चाहिए, आप ये बोल रहे हैं? क्योंकि मैं तो सवाल चिराग पासवान पर ही कर रही हूँ ना। किसी चीज का मापदंड अगर एक होगा, मैंने क्या बोला कि अगर बिहार में हत्या होती है तो सुशासन फेल है, ठीक है, मैंने मान लिया फेल है। लेकिन अगर अन्य राज्य में हत्या होती है तो उसको क्यों नहीं बोलते सुशासन फेल है? भाई हम ये जानना चाह रहे हैं, दोहरा मापदंड क्यों, हम ये समझना चाह रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों बना? कौन कर रहा है ये? कौन दिखा रहा है ये डबल स्टैंडर्ड? हाँ, मैंने तो कह दिया ना कि कैसे मेजरमेंट होगा। अगर एनसीआरबी का डाटा है ना कि किस राज्य में कितना अपराध हो रहा है, एक डाटा है। मतलब चिराग पासवान अगर आप लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल है। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र पर भी चर्चा कीजिए, फिर महाराष्ट्र का भी डाटा गिनवाइए, यूपी का भी डाटा गिनवाइए। मैं एनसीआरबी के डाटा का चर्चा कर रहा हूं कि बिहार अन्य राज्यों के तुलना में कहां खड़ा है। अरे सर, मैं वही तो सवाल कर रही हूँ आपसे मनीष जी। चिराग पासवान अगर जेडीयू पर सवाल खड़े करते हैं, चिराग पासवान अगर बिहार के सीएम पर कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है, हम पर सवाल कर रहे हैं, हम लोग फेल है, ठीक है, लेकिन फिर आप यूपी और महाराष्ट्र भी जाकर देखिए। फेल का सवाल मत करिए। हाँ, बिहार आप ही ने बोला, आप ही ने माना सर अभी कि फेल है। नहीं, आप ही ने माना, आप ही ने बोला। अभी मेरे साथ 3 और खास मेहमान है, मैं तीनों से पूछवा लूंगी। आपने बोला कि ठीक है, आपने माना कि फेल है कानून व्यवस्था पर बिहार में फेल तब होगा जब बिहार में कोई अपराधी अपराध करके खुलेआम घूमे और बच जाए। बिहार में आप एक आपराधिक घटना का नाम बताइए जो अपराध करके 2 से 3 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई हो। एक अपराधी का नाम बताइए जो विनीत जी का रुक कर लेती हूँ। विनीत जी, हवाई यात्रा करने वाले नेता है चिराग पासवान। मनीषा जी, क्या है कि राजद जो ये बात कहता है कि रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजा गया था, इस बात पर हम बिल्कुल अग्री करते हैं, उनके लिए धन्यवाद भी देते हैं। उसके पीछे एक निहित कारण था कि रामविलास पासवान जी लालू प्रसाद यादव से उस समय समकालीन समय में बड़े नेता थे, और लालू प्रसाद यादव जी रामविलास जी को बिहार में नहीं रहने देना चाहते थे। अभी बात निकल के आई है दलितों की। इनके 5 मेंबर हैं राज्यसभा में, एक भी राज्यसभा का मेंबर दलित समाज से नहीं आता है। और अगर आप रिकॉर्ड निकाल लें तो राजद की जब सरकार थी 15 साल में, सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न इन्हीं के लोगों ने किया था। बिना डाटा, विनीत जी, बिना डाटा का बात मत कीजिए ना। डाटा एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। महोदय सुनिए, आपको ये भी डाला है, आपको ये पूछ देंगे हम कि एनसीआरबी का मनीषा जी, अगर ये मनीषा जी अगर ये चुप नहीं होंगे, दिस इज नॉट द वे हाउ अ डिबेट ठीक है, आप मेरी बात। अरे सर प्लीज उनको कंप्लीट होने दीजिए। सुनिए सर प्लीज उनको कंप्लीट होने दीजिए ना सर। चिराग पासवान क्या है? अरे सर कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा ना। ठीक है, बोलिए बोलिए। ये लोग सदन में गुंडाई करते हैं, पैनल में बैठे गुंडाई करते हैं। आप हमको डेटा मत सिमा दीजिए, डेटा पर बात करेंगे तो मैं अरे चुप रहो ना यार। ठीक है, नहीं ठीक है सर, इंटरप्ट नहीं सर, इंटरप्ट नहीं सर, इंटरप्ट नहीं, प्लीज सर प्लीज। एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा है 2022-23 का, लेटेस्ट 25 का आया भी नहीं है, तो हमको मत सिखाइए आप। डेटा पर 2022 का डाटा क्या शांत रहिए,
19वें रंग पर है। आपके समय में बीबीसी ने कहा था, अरे यार चुप रहो ना यार। अरे ठीक है सर, ठीक है। बीबीसी ने सर, कहा था, नहीं ठीक है। मनीषा जी सुनिए, हाँ, मनीषा जी जल्दी, 30 सेकंड को बोलने जल्दी का सर, समय पड़ेगा। जल्दी सर, बीबीसी ने कहा था लालू जी के समय में कि सीवेज ऑफ इंडिया, किसने कहा था? जब राजद का सरकार था। 18,000 हत्याएं, 32,000 किडनैपिंग किसके समय में हुआ था? इनके समय में हुआ था। 500 छोटी कंपनियां, 70 बड़ी कंपनियां किसके समय हुआ था? इनके समय हुआ था। कहने का मतलब है 2022 के डाटा में 65,000 हत्याएं। मनीषा जी, सर ठीक है सर, अपराध हो रहा है और अपराध का कोई ग्राफ नहीं होता है सर कि वहां इतना हुआ, उनके उसमें उतना हुआ, जब वो सीएम थे तो उतना हुआ। सर अपराध होता है और अपराध पर पूरी तरीके से अंकुश लगाना ही एक बड़ी सफलता होती है। ये गिनवाना कि नहीं जी हमारे में कार्रवाई तो हो रही है, कम से कम उनके में तो खुले घूमते थे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता अपराध और अपराध करने वालों का। ये आप डिफेंस मोड पर आ जाते हैं सर, यही तो दिक्कत हो जाती है, डिफेंस मोड पर आ जाती है। सर जल्दी से मनीषा जी 10 बीजेपी के पास जाऊंगे फिर मैं। बीच में चिराग पासवान वो चाहते हैं कि हंसू भी और रोऊं भी, ये दोनों चीज नहीं हो सकती। विधि व्यवस्था पर आप उंगली उठाते हैं। हाँ। केंद्रीय सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, अभी जान करके आ जाते हैं ना। हाँ। क्यों ऐसी घटनाएं हो रही, उसका विरोध करते। आप सत्ता का सुख भी लेंगे और विरोध भी करेंगे, ठीक है, मलाई भी खाएंगे। ठीक है जल्दी से विनीत जी, ठीक है विनीत जी 10 सेकंड में काउंटर सर। ये नहीं चलेगा। मनीषा जी 13 करोड़ की जनता समझती है कि आप क्या चाहते हैं। हाँ ठीक है, इसीलिए जनता छोड़ के भाग रही है। ठीक है चलिए राकेश जी, ठीक है राकेश जी बोल रहे हैं, राकेश जी, ठीक है राकेश जी बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मनीषा जी सुनिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मनीषा जी, हाँ चिराग पासवान जी ने बिहार सरकार की तारीफ की 8 जून 2025 को। उन्होंने अपनी रैली में कहा कि दीर्घकालिक विकास सुशासन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा है बिहार में, जब उनकी रैली 8 जून की थी। फिर उन्होंने 8 जुलाई को जो प्रोग्राम उन्होंने किया था 2025 का, तो उन्होंने कहा वित्त कमीशन बिहार सरकार ने लाने का काम किया। मैं धन्यवाद के पात्र है माननीय नीतीश कुमार जी, इस सुशासन की सरकार की तारीफ भी की गई। लेकिन बीच में जो है, जो आप कह रहे थे बिहार खगड़िया की अलौली की बात कर रहे थे, मैं भी अलौली से आता हूं। माननीय रामविलास पासवान जी के साथ मैंने भी काम किया। जो खगड़िया में शिवराज यादव जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने, मैं इनसे विनीत जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने आपके लिए बहुत काम किया था। मैं नहीं जिला अध्यक्ष उनको बनवाया था शिवराज जी को, जिस समय झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। उस व्यक्ति ने पूरे जिला में घूम घूम के 16 ब्लॉक में उन्होंने बनाया था और बना के उन्होंने मजबूती के साथ आपके साथ करे थे और एनडीए को उन्होंने मजबूत के साथ लोकसभा के चुनाव में राजेश वर्मा को समर्थन देकर उनको जिताने का काम किया था। उसके बाद मैं कहता हूं कि जो इन्होंने कहा राष्ट्रीय जनता दल के लोग ने चिराग पासवान का घर खाली करवाया गया। घर एक्चुअली सरकारी घर होता है, कोई भी व्यक्ति खाली करता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो। आज भारत जनपद के अंदर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दिया गया है, तो इनको क्यों चिंता लगती है? एक दलित भाई को दूसरा घर दिया गया, एक दलित भाई को उसमें लाया गया, तो इनको चिंता क्यों होती है? आपस में ही लड़ाने का काम करते हैं। सरकारी घर किसी का घर का नहीं है, किसी का बाप का घर नहीं है, सरकार का घर है, आम जनता का घर है। मैं आखिरी सवाल मनीष जी से लेना चाहती हूँ। मनीष जी, जिस तरीके से अब चिराग पासवान हमलावर होते हैं, अपनी कभी कभी अपने खेमे के नेताओं पर सवाल खड़े करते हैं, अब बिहार में वो अपराध गिनवाते हैं और अपराधियों पर वो अंकुश लगाने की बात करते हैं, निश्चित तौर पर सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो घेर रहे हैं। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं, कुछ जानकारी कहते हैं कि भाई बीजेपी का एक एजेंडा, ये रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी चिराग पासवान को आगे करना चाहती है ताकि नीतीश कुमार को 2020 में भी उसमें चुनाव में नुकसान हुआ था नीतीश कुमार को, 2024 में हमने देखा था, उसके बाद अब 2025 के विधानसभा चुनाव में, ताकि नीतीश कुमार को नुकसान हो, जेडीयू कमजोर हो। ये बीजेपी की रणनीति हो सकती है। देखिए मनीषा जी, मैंने आपको पहले ही बोला कि बिहार में एनडीए परिवार पूरा मजबूत है और मजबूती से काम कर रहा है और पूरे बिहार में हमारा सम्मेलन हुआ। हालांकि इंडिया गठबंधन में कहीं भी एक नुक्कड़ सभा भी नहीं हुई है बिहार में, किसी मोहल्ला में भी एक मंच पर आकर साथ में कहीं कोई सारे नेता दिखे हो, कहीं नहीं दिखे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पूरे बिहार में जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ और 25 से 30 फिर से नीतीश, यही उद्देश्य है हमारा एनडीए में, कहीं कोई खटपट नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल अपराध का है, तो मैं चुनौती के साथ आपको कह सकता हूं, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का समय नहीं है कि अपराध करके आइएगा और एमपी एमएलए का टिकट मिलेगा और आपको ये बात करके कब तक काम चलाएंगे? अपनी सरकार की गलतियों को
20 साल सर, आप जंगल राज करने के चक्कर में आप लोग डिफेंड मोड पर जब आ जाते हैं ना कि उनके उसमें उतना था या इतना नीचे था, ऐसे काम नहीं चलता है सर। अपराध की बात अगर आपके नेता खुद आपके लिए उठा रहे हैं तो फिर आपको आकलन करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इसी की चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।